Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, you can make this ये वाला चैप्टर था। ठीक है, चार चार इनकम फ्रॉम लेक्चर बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का था। चार लेक्चर ये तो दिए वाले हैं। अब ये सर नाली तो पे है ना। शेयर किए हैं ये पता नहीं किसके कोर्स से जाते। एक मिनट का समझूंगा। अब इसमें मैं डेटा भी तक और खुद समझ आती है बैंक बैंक के क्या करने के लिए और चलो ठीक है ऐसे तो ये भी हो गया इनके जैसे कह रही थी वो लोग वो चैप्टर को लेक्चर लेना तो और उसका फिर भी सेम कंफ्यूज है। बात बात करता है ये 4 लेक्चर है ये पहली लास्ट डे में करते इनको कर देना और बड़ा हेल्प करते हैं वो गैरी क्लासिंग भी होता है क्लासिंग का है ना उनकी स्पीकिंग बहुत जल्दी की चलाएंगे वो सर के साथ बोल रहे थे मैं सर कुछ भी होते थे सर भी इनसे बात करते थे ना ये नहीं करते थे और ऑफिस ज्यादा बनाना है और तो ऐसे शुरू होने हैं उधर चलना है अभी बढ़वाना तो चलिए ले पूरे लेके जाना है वो वाला मैं पता नहीं ये वाला तो भाई ये तुम्हें नहीं करना थी सिस्टम ये मैंने लगाना है ये थी तो अच्छा बारह बारह कुछ ज्यादा ही बड़ा है एक मिनट यार एक मिनट आप यार मैंने तो ये बोला था बीकर अली खान का पता करना वो क्योंकि यार उसका स्टाफ है मुझे जो बनने हो रहा है हाँ तो ये तो अच्छा सिस्टम है ना ज्यादा हो जाएगा सही है ना तेरे लिए तो उसके बाद अपनी गेम शेम भी कर सकते हैं लाइफ की गेम तो मैं नहीं देना अरे बात नहीं ले जाती ये भी कितनी सारी बात होता है वही उसका ये जितना वो न्यूक्लियर बंकर करने बहुत से कुछ बोल रहे हैं
कुछ है ही नहीं तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं भाई क्योंकि हमने अपने ना वर्डिंग में डेफिनेशन लिखनी होती है वो इनकी वर्ड करके लिखा है स्पेलिंग है एब्स्टिनेंस ये तो ना 1 2 की तरह चल रहा है 1 2 क्लास में ना तो कहते नहीं और हाँ ये नहीं करेंगे ये नहीं है प्रपोजल की डेफिनेशन प्रपोजल कहते हैं व्हेन अ पर्सन ऑफर समथिंग एंड अदर पर्सन इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट बस ये कर देंगे हाँ शादी तो मेरी पता है ना यार एग्जांपल से समझ आएगी डेफिनेशन ऐसे कैसे भी आता है तो कहता है दिवाली के लोग तो बराबर उसका कंसेंट होगा फिर उसकी रजामंदी वो पेरेंट और पापा प्रॉमिस का होगा व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस का होगा व्हेन अ पर्सन ऑफर्स something to a person and say person accept that offer there is a call to चेक कर लिया तो 2 वर्ड एमपी है डिफरेंट हो सबके 2 पर इतनी भी छोटी नहीं ना इतनी भी छोटी ये करनी है इसी को डेफिनेशन बना लेना है when the offer is accepted या accepted offer is called promise और फिर अगर the offer so it's not for you अभी husband के ऊपर प्रॉब्लम और प्रॉमिस ही एक्सेप्टेड होता है ये प्रॉमिस और प्रॉमिस और एक्सेप्ट बाद में बनते हैं प्रॉमिस के बाद अदरवाइज वो ऑफर होते हैं लेकिन ये पहले प्रॉमिस से पहले होते हैं तो ये भी पढ़ेंगे है ये प्रॉमिस और कोई ऑफर every promise and everything the communication for each other when a promise is when the consideration is undertaken यार ये कर दिया ये कर देंगे definition a promise for some consideration for each for तो ये हम बढ़ेंगे so we need to do all the खैर हमने कौन सा बोल लिखना है ये लिखना देखो इसमें टेस्ट इसमें मैं देख तो वो जो हम याद कर रहे हैं ना इस तरह भी तेज करते हैं फिर कर लेगा वो ये कर लेगा वही लिखनी होती है वैसे लिखना तो आसान वर्डिंग करते हैं because ये रिस्पॉन्डिंग वर्डिंग में जो कुछ है if the commissioner can withdraw the change in tax वो सारा लिखना होता है अपनी वर्डिंग में लिखना
हाँ ये अगेंस्ट प्रोग्रेस टू बेस इसका नहीं जैसे ये चीज भी अच्छा जो वो पे कर रहे हैं वहाँ एक ही पेमेंट दूसरे के लिए कंसिडरेशन और फिर वही उधर पहाड़ी को बस आने वाला पिकअप भी करना है तो ड्रॉप भी करना है नहीं बता बोलिए देखिए वैसे ड्रॉप भी करता है प्रॉमिस कंसिडरेशन और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी ऐड होती है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ और ये वर्ड इसमें ये देखते क्या कमर्शियल ट्रांजैक्शन में कोई रिपोर्ट हो जाती है हमेशा रिपोर्ट एनफोर्समेंट लेकिन डोमेस्टिक रिलीजियस मॉरल और सोशल हाल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे में पकड़ लेंगे ये भी हमें समझाने ही पड़ेंगे सिनेरियोस एक दूसरे को इस तरह हमें इकोनॉमिक में बहस करनी है एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन लेट्स एग्रीमेंट आगे कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ गई है एग्रीमेंट
पासवर्ड क्या है उसका? किसका? वो जो बाजेगा, कोई बड़ा सिस्टम है जो तुम यूज कर रहे हो, पासवर्ड ये? नहीं, वो जो यहाँ पे इसलिए हम जिस पर रिकॉर्डिंग करता था पाकिस्तान की कैपिटल 1। बाकी मैंने कॉल अटेंड किया, आपने कट कर दी।
अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू किया था हमने, ऐसे ही। और चैप्टर नंबर 2, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये तो कंपनी लॉ की क्लास, अच्छा इसमें 1 ही पढ़ना शुरू किया था। अच्छा क्योंकि मैं पहले हमेशा बिजनेस लॉ पढ़ाता था, बाद में कंपनी लॉ, ये पहली दफा हुआ कि पहले कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ बाद में बिजनेस लॉ, और दिमाग में मेरे यही चल रहा था कि शायद अभी मैं जो कि पढ़ाने जा रहा हूँ वो बिजनेस लॉ है, लेकिन भरत नहीं बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू किया था। अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कारोबार करना चाहते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं। सोल ट्रेडर, अगर सोल ट्रेडर कारोबार कर रहा हो तो उसकी निशानी क्या होता है कि ये बंदा सोल ट्रेडर है, सिंगल ऑनर हो, उसके साथ कोई और बंदा भी काम कर रहा होगा, काम कर सकते हैं लेकिन कोई और मालिक ना हो। और मुझे बताएं कि जो सोल ट्रेडर होगा उसकी लायबिलिटी कैसी होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब तक उस बिजनेस की सारी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो जाती उस वक्त तक इसकी जान नहीं छूटेगी, चाहे इसको अपने घर बार बेचना पड़े, ऐसे ही ना कुछ। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कारोबार हो लेकिन उसमें मालिकों की तादाद 1 से बढ़ जाए, अगर कोई कारोबार मालिकों की तादाद बढ़ जाए तो फिर मेरे बच्चे, और वो कंपनी ना हो डेफिनेटली, तो हमने कहा था कि ये क्या है, ये पार्टनरशिप। मैं बताएं कि पार्टनरशिप में ये सारे कैपिटल लेकर आते हैं। हाँ कैपिटल लेकर आते हैं, मतलब कैपिटल हमने डिस्कस किया था, उसमें पैसा स्किल सारा कुछ कैपिटल ही है, ऐसे ही मेरे बच्चों। तो हमने कहा था कि कैपिटल लेकर आएंगे, और फिर हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के अंदर इनकी जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। अगेन उसी तरह मेरे बच्चे, अगर इस बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी इनको पे करनी पड़ेगी, चाहे क्या कर रहे हो, इनको घर बार जाए। दूसरा मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि पहले तो हमारी कोशिश थी लायबिलिटीज को हम बिजनेस के एसेट से ही पे करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस के एसेट से पूरी ना हो रही हो डेफिनेटली हम इनकी तरफ जाएंगे। इनकी तरफ क्यों जा रहे हैं, मालिकों की तरफ, क्योंकि मेरे बच्चे इनके कारोबार की और मालिकों की कोई अलग-अलग इंसानों वाली हैसियत नहीं थी। इसका मतलब हमने कल कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था जहां पे हमने कहा था कि कोई कारोबार ये इंसान भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा था कि सर कारोबार कैसे इंसान हो सकता है, मतलब सीएफई आप बनाओ और सीएफई को कह दो ये इंसान है। सर हम तो आम इंसान को इंसान नहीं मानते, आप कह रहे हो कि सीएफई इंसान है, तो ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन कानून कहता है कि भैया आप मानो ना माने, जहां पे मैं कह दूंगा ना ये इंसान है तो आपको मानना पड़ेगा, कानून कह रहा है ना। तो कानून ने कहा था कि अगर किसी कारोबार को आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो, लेकिन ये करवाना क्या पड़ेगा, कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2017 के तहत। अगर आप किसी कारोबार को रजिस्टर्ड करा लो, तो हमने डिस्कस किया था वो जो कारोबार है चाहे वो एक बंदे का हो चाहे वो कई लोगों का हो, तो मेरे बच्चे वो कारोबार खुद क्या बनेगा, एक इंसान। और हमने कहा था ये इंसान अपने मालिकों से अलहदा है, मालिक अलहदा और ये कारोबार एक अलहदा इंसान। और फिर हमने डिस्कस किया था इस इंसान की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, इसकी जितनी जिम्मेदारियां होंगी ये खुद ही परफॉर्म करेगा। अगर मान लो कि कल ये कंपनी डूब भी जाए तो इसके जो लायबिलिटीज होंगी, पहले तो हम इसके एसेट्स बेच के पूरी करेंगे। अगर इसके एसेट्स बेचकर पूरी ना हो रही हो तो मेरे बच्चे ये इसके जो क्रेडिटर्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि सर ये इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार है। इसके मालिक अलहदा थे और ये खुद एक अलहदा इंसान था। इस इंसान ने सब लोगों के साथ जो लेन देन किया था वो तो कारोबार ने किया था, और कारोबार खुद एक इंसान है। तो कोई एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये तो जब आप बीलॉ भी पढ़ेंगे ना, जब जिन दो लोगों का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ होगा, जिन 2 पर्सन का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ होगा, उनका आपस का मामला होगा, इवन देन उनका कोई सगा रिश्ता भी बीच में नहीं आ सकता, बस अनलेस के जब तक वो जिंदा है। हाँ अल्लाह माफ करे, मरने के बाद वो मामला होते हैं। देखिए बरं, तो ये मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था सारे का सारा। 2 चीजें मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और ये भी रिक्वेस्ट की थी कि कल आप लोगों के पास किताबें, लेकिन कई चौधरी माशाल्लाह आज भी क्यों नहीं ली हुई किताब, अच्छा अमेरिका से होंगी, कई हुई हैं, आ जाएंगी, अटेम्प्ट आ जाएगी मेरे बच्चों को, याद रखना जल्दी जल्दी कर ले बेटा। आज हमने कंपनी पढ़ना शुरू की कर लिया, और याद करिए मैंने कल आपको बताया था कि मेरे बच्चे ये जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का जितना भी जिक्र है ना वो यहीं पे है, मामला खत्म। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी को। तो ये तो हमें थोड़ा सा पता चल गया कि कंपनी क्या होती है। कुछ लोग, कोई एक बंदा भी या एक से ज्यादा लोग मिलकर भी अगर कोई कारोबार करने जा रहे हो, और वो कारोबार क्या होना चाहिए, कोई लीगल कारोबार होना चाहिए, ये ना कि चर्च का कारोबार करने जा रहे हो। तो कोई भी लीगल कारोबार आप करने जा रहे हो तो उस कारोबार को आप कंपनी एक्ट 2017 के तहत अगर रजिस्टर्ड करवा लें, तो हमने डिस्कस किया था ये कारोबार खुद क्या बन देगा, इंसान। और इसको इंसान किसने कहा है, इसको कानून इंसान कहता है। कानून की निगाह में ये इंसान है, इसलिए कानून इसका नाम रखता है लीगल पर्सन। यानी कि चाहे आपकी निगाह में ये इंसान हो ना हो, लेकिन कानून इसको इंसान मानता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीगल पर्सन। और ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, ये वो इंसान है जिसको हमने खुद बनाया है, इसलिए इसके लिए लफ्ज बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ऐसा बंदा जो हमने खुद बनाया। तो इसको हम लीगल पर्सन भी कह सकते हैं, इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं। चाहे लीगल पर्सन की जगह पे लफ्ज लीगल पर्सनैलिटी बोल दो, चाहे खाली लफ्ज पर्सन बोल दो,
तो इसको आप कोई भी अल्फाजों से डिनोट कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था। अब जरा थोड़ा सा कंपनी के बारे में चीजें पढ़ते हैं। कहता है कि अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन। लीगल पर्सन की बात समझ आ रही? किसी खास कानून के तहत जब आप इदारे को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लोगे तो वो कंपनी, मेरे बच्चे, चाहे हमारी निगाह में इंसान हो ना हो, लेकिन कानून कहता है कि उसको क्या मानो? इंसान मानो। इसलिए उसका नाम क्या रखा हुआ है? लीगल पर्सन। यानी कि कानून की निगाह में ये इंसान है और कानून इसको इंसान ही मानता है। और सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यही हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को जब रजिस्टर करवा लो तो कंपनी अपने मालिकों से अलग है, मालिक अलग और कंपनी एक अलग इंसान बन जाती है। उसके बाद कह रहा कि दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अब मेरे बच्चे आपसे पेपर में सवाल पूछेगा, वो क्या कहता है, ये बताओ कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है। आपने उसको ये बताना है कि जब हम किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें, वो जो कंपनी है वो खुद एक इंसान बन जाती है और इस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। दोबारा बता रहा हूं मेरे बच्चे, वो आपसे पूछेगा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है। पहले तो डॉक्ट्राइन का मतलब समझ लो। डॉक्ट्राइन कहते हैं असूल को। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का असूल ये क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का असूल कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि जब किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें, वो अपने मालिकों से अलहदा इंसान बन जाता है। इस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। आपके आपके देखो, आपके बड़े सारे दुनिया पर आ गए ना आप लोग, आपके बड़े सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। आपके राइट्स क्या है? बोला, कोई आप जमीन खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कर सकते हैं, कोई चीज अपने नाम पे रखवाना चाहे रखवा सकते हैं, कोई इसी तरह मेरे बच्चे कोई लायबिलिटी इंकर करना चाहे, उधार लेना चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे बेचना चाहे सब कुछ कर सकते हैं ना। कारें खरीदें, कारें बेचें, लोगों को रखें, लोगों को मान लो कि जॉब से निकालें, जो मर्जी। बात समझ आ रही कि नहीं? ये सारे आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कहता है कि जब कंपनी को हमने इंसान मान लिया, इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है जो आम इंसानों के। क्या रखोगे मेरे बच्चों? दोबारा से, जब वो पेपर में पूछेगा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बताओ, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होती है? बोला, जब किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो अपने मालिकों से अलग इंसान बन जाता है। इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। बता देंगे इतनी के बाद। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है? कहता है कि लॉ रिकॉग्नाइज ए कंपनी एज ए पर्सन। कानून कंपनी को इंसान मानता है विद लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सिमिलर टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। जो आम इंडिविजुअल्स के जिस तरह के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, जब कंपनी को कानून ने इंसान मान लिया, इसके भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो आम इंसानों के होते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए, कंपनी मालिकों से अलग इंसान बन जाती है, इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। मुश्किल बात तो नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है? पार्टनरशिप हो सकती है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, उस पर अप्लाई हो सकती है सोल ट्रेडर के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे वो मालिक से अलग इंसान होती नहीं, ना सोल ट्रेडर ना पार्टनरशिप। जब वो मालिक से अलग इंसान होती नहीं, उस कारोबार को इंसानों वाली कोई हैसियत भी नहीं मिलती कानूनी तौर पे, और उसके आम इंसानों वाले राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं होते। मेरे बच्चे ये पहला मान लो कि एमसीक्यू लेवल पर भी पूछा जा सकता है उसको, क्योंकि बड़ा अर्सा हो गया उसने कभी ये नाम नहीं लिया पेपर के अंदर, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। हाँ, बच्चा कह रहा है कि सर पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड भी करवाया जा सकता है। बेटा, कानून कहता है कि पार्टनरशिप को चाहे रजिस्टर्ड करवाओ या ना करवाओ, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड करवा लो, सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि कल अगर आपस का कोई फड्डा हो ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कम से कम एक रजिस्टर्ड करवाई हुई पार्टनरशिप डीड हमारे पास होगी, उसके मुताबिक आपस का फड्डा रिजॉल्व हो। अगर ना भी करवाएं तो मेरे बच्चे, अगर आप लोग बीलो पढ़ रहे हो तो इंशाल्लाह उसमें जाकर डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप भी उसमें है, तो पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना भी करें, आपस में चाहे बोलकर कर लें, लिखकर कर लें, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इवन देन अगर आपने बोलकर लिखकर कर लिया, उसको रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया, लिखकर रखा हुआ है, या जुबानी कलामी कर लिया, कल अगर आपका आपस में फड्डा होगा ना, तो या तो जाके कोई शहादते शूते पेश करके अपना जो भी आप, जैसे मैं आपके साथ पार्टनर हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मेरा 60% प्रॉफिट का हिस्सा था, आपका 40% था, हमारा आपस में फड्डा होगा, नहीं सर इक्वल था। अब चला गया मामला अदालत में, जाके मैं अदालत में जो आम हमारा कानूनी शहादत का ऑर्डिनेंस होता है उसके मुताबिक मैं साबित कर दूं, गवाह पेश कर दूं, वहां पे लिखा हुआ दिखा दूं कहीं पे कुछ भी। अगर ये ना हुआ तो फिर वहां पे मेरे बच्चे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक फैसला होता है। दोबारा बता रहा हूं, बच्चे ने कहा कि सर जो पार्टनरशिप है उसको भी तो रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो रजिस्टर्ड करवा लें तो क्या वो इंसान बन जाती है? नहीं, पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड करवा भी लो तो वो कभी भी अपने मालिकों से अलग इंसान नहीं बनती। उसको रजिस्टर्ड क्यों करवाते हैं? ताकि आपस में जो चीजें हमने तय की हैं उसको कहीं पे जाके जमा करवा दें, उसको कहीं कल अगर आपस का कोई इत्तेजाद हो ना, कॉन्फ्लिक्ट हो, कम से कम वो लिखी हुई चीजें कहीं पे पड़ी होंगी किसी बंदे के पास, वो उसके मुताबिक हमारे दरमियान फैसला करते हैं। अदरवाइज पार्टनरशिप को कहीं पर रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होती। क्या रखेंगे इस बात? बेटा ये छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी करनी है। जब पेपर में आ जाए तो ये बच्चों वाली बातें बच्चों वाली रहती नहीं है। कहता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो हमें पता चल गया। कहता है कि वेयर इंडिविजुअल पीपल आर नेचुरल पर्सन। देखो,
ये आप लोगों को क्या कहता है? इंडिविजुअल। ये आप लोगों को क्या कहता है? इंडिविजुअल। और कंपनी को क्या कहता है? आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन, जब कहीं पे लफ्ज इंडिविजुअल का मतलब लिखा आ रहा हो, तो इंडिविजुअल का मतलब हमेशा कौन होगा? हम लोग, जो जिंदा इंसान हम लोग हैं। अगर कहीं पे लफ्ज आर्टिफिशियल पर्सन लिखा आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? ये कंपनी की बात हो रही होगी। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था, कानून लफ्ज पर्सन बोलता है हर जगह पे, आपके पूरे सीए के अंदर, पीआरसी 1 से लेके, मान लो कि वो जो अब एमएसए 2 होगा या उसकी जगह पे केस स्टडी होगी, कहीं पर भी लफ्ज पर्सन आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इंसान तो है ही, लेकिन मेरे से इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें कवर होता है और नेचुरल पर्सन भी कवर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं पे लफ्ज पर्सन हो, ये काम ये पर्सन करेगा, इसका मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकता है, वो कंपनी भी कर सकती है, नेचुरल पर्सन भी कर सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन के लिए होती है। कुछ ऐसे कवानीन भी होंगे, वो कहेगा ये काम सिर्फ कंपनी कर सकती है, तो फिर मेरे बच्चे वो वहां पे बड़ा वाजे करके वहां पे लफ्ज खाली पर्सन नहीं लिखेगा, वहां पे लिखेगा ये कानून किसी आर्टिफिशियल पर्सन के लिए है। बात समझ आ रही है कि नहीं? या किसी लीगल पर्सन के लिए है। इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं, लीगल पर्सन भी कह सकते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। यानी कि अगर किसी जगह पे कंपनी को डिनोट करना होगा, तो उसके लिए फिर ये अल्फाज बोलेंगे, पर्सन का लफ्ज नहीं बोलेगा वो, क्योंकि पर्सन तो आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। अगर कोई चीज सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन के लिए हो, तो वहां पे ये अल्फाज बोले जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज मेरे बच्चे सिर्फ जो नेचुरल पर्सन उसके लिए हो, या तो वहां पे लफ्ज बोला जाएगा नेचुरल पर्सन, या वहां पे लफ्ज बोले जाएगा इंडिविजुअल। कंपनी को इंडिविजुअल नहीं कहते। याद रखेंगे मेरे बच्चे इस बात को। देखो, जहां पे लफ्ज हमारे पूरे सीए के अंदर कहीं पे लफ्ज पर्सन आ जाए, तो पर्सन का मतलब होता है कंपनी भी और आम इंसान भी। लेकिन सर कोई चीज ऐसी भी तो हो सकती है जो सिर्फ आम इंसानों के लिए, जिंदा इंसानों के लिए हो। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कानून में जो सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए हो, तो फिर वहां पे क्या होगा? क्या वहां पे लफ्ज पर्सन बोलेगा? हमने कहा कि नहीं, वहां पे लफ्ज पर्सन नहीं बोलेगा, बल्कि वहां पे इन नामों को इस्तेमाल करेगा। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए चीज है, ये लीगल पर्सन के लिए है, या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के लिए है। और अगर कोई चीज सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए होगी, या तो लफ्ज वहां पे नेचुरल पर्सन बोलेगा या इंडिविजुअल बोलेगा। ज्यादा लफ्ज वो इंडिविजुअल ही बोलता है। याद रखेंगे मेरे बच्चों। इसे शुरू में आपको बता रहा है, कहता है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है और जो इंडिविजुअल है ये नेचुरल पर्सन होता है। एसेंशियली होएवर द लॉ ट्रीट्स पर्सन इन द सेम वे। कहता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो लीगल पर्सन हो, कानून कानून इंसानों को एक ही तरह से देखता है। यानी कि कानून आपको भी और कंपनी को भी एक ही तरीके से डील कर रहा है। इनके सामने जब इंसान की बात हो रही हो, चाहे वो आप हो चाहे कंपनी हो, ये दोनों बराबर है। याद रखेंगे, ये नहीं कहना कि कंपनी शायद पाकिस्तान में माइनॉरिटी है और माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो तो महदूद हैं, इनको अल्लाह माफ करे, जब मर्जी इनके ऊपर जुल्म कर दो। कानून कहता है ना ना भैया, ये दोनों क्या है? ये सेम है, वेदर दे आर आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन। ले बेटा, यहाँ तक तो उसने जनरल सी बात बताई है, ये सिर्फ डिनोट करने के लिहाज से बताइए कि आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन को कैसे हम लिखते हैं लॉ के अंदर। अब मुझे बताया कि मेरे बच्चे कहीं पे लफ्ज पर्सन लिखा हो, इसका मतलब क्या है? कंपनी भी और इंडिविजुअल भी। अगर कोई चीज सिर्फ आम जो जिंदा इंसान है इनके लिए हो, तो उसके लफ्ज क्या बोलेगा? वो नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल। कहीं ये तो नहीं बोलेगा खाली लफ्ज पर्सन। कहीं पे लफ्ज पर्सन बोल दिया तो वो उस बंदे को आपने पकड़ लेना। पर्सन का मतलब क्या होगा? आप आगे पूछे चैप्टर नंबर 3 में गलती करेगा। गलती क्या करेगा? उसने शुरू में एक डेफिनेशन दे रखी है डायरेक्टर की। उसने कहा कि डायरेक्टर कोई भी पर्सन हो सकता है जो डायरेक्टर वाले काम कर रहा हो। देखो अल्फाज क्या है, जब वो चैप्टर 3 में हमें डायरेक्टर की डेफिनेशन देगा, लफ्ज क्या होंगे कि डायरेक्टर कोई भी पर्सन हो सकता है जो डायरेक्टर वाले काम कर रहा हो, वो डायरेक्टर होता है। अब साथ ही सारे लोग हैरान हो गए, तो पर्सन तो सर कंपनी भी होती है, इसका मतलब किसी कंपनी की डायरेक्टर कंपनी भी हो सकती है। उसको एक और डेफिनेशन देनी पड़ी, अलग से एक चीज बतानी पड़ी। लेकिन साथ उसने कहा कि मुझसे गलती होगी, पीछे मैंने पर्सन का लफ्ज बोल दिया कि जो डायरेक्टर होगा सिर्फ नेचुरल पर्सन। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब पर्सन बोला जाए तो मतलब हम तो यही ट्रीट करेंगे, ये नेचुरल पर्सन की भी बात हो रही है, आर्टिफिशियल पर्सन की भी बात हो रही है। मुश्किल बात नहीं मेरे बच्चों। ले बेटा, ये पेपर में पूछेगा कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी बता दो। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दो। देखो, वो इसको वैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे 4-5 नंबर का भी पूछ सकता है, या करेक्टरिस्टिक्स लिस्ट कर दो 2-3 नंबर की, ये मेन हेडिंग्स, ये भी अच्छा लिस्ट का मतलब होता है जो मेन पॉइंट लिखने होते हैं वहां पे, ये भी लिखवा सकता है। या हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। तो किसी भी तरीके से मेरे बच्चे ये वाला जो सवाल है ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछा गया। मैं हमेशा बच्चों को बता रहा हूँ जो चीज़ें कभी पहले टेस्ट नहीं हुई वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा देख रहा होता है कि कौन सी चीज़ अभी तक टेस्ट नहीं हुई। जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो तो बार बार होती रहती है अक्सर टेस्ट।
लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जो चीज आपने पहले आपकी टेस्ट हो चुकी होगी वो ही दोबारा टेस्ट होगी 99%, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इतना पुराना है, इसमें सारी चीजें तकरीबन टेस्ट हो चुकी हुई। बहुत कम एरियाज हैं, और वो जो बहुत कम है इस तरह के जो शायद उसकी ध्यान कम ही पड़ता है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में इसको टेस्ट कर सकता है। ले बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। जैसे आप लोगों की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, अच्छा जब आप कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे ना तो ये याद रखना है ये करेक्टरिस्टिक्स आपकी भी है, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के हैं ना कि कंपनी के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इसका मतलब जो खसूसियात आप में है उसी तरह की खसूसियात किसमें होंगी, कंपनी के अंदर भी। तो हम पढ़ने तो जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, लेकिन इसी तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपकी भी होंगी। खैर, कह रहा है कि सबसे पहला क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके अंदर, कंपनी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ले मेरे बच्चे, ये कुछ लोग आप में से बी लॉ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बी लॉ नहीं पढ़ रहे। जब वो बी लॉ पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह आज ही शायद वो चीज बता दी जाएगी। मान लो कि मिस्टर ए ये किसी मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां पे हम पढ़ेंगे जब ये मिस्टर ए का मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मान लो कि ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, याद ना कल हमने ये सारा पढ़ा था। जब ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी तो प्रॉमिस बन गई, तो हमने डिस्कस किया था इस प्रॉमिस को क्या बनाना वाला, एग्रीमेंट बनाना है। और हमने कहा था ये एग्रीमेंट कब बनेगा, जब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बदले में मिल भी रहा हो, यानी कि दोनों के लिए कुछ कंसिडरेशन भी हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना मेरे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का एक राइट भी क्रिएट होता है और एक ऑब्लिगेशन भी होता है। हर पार्टी का एक राइट भी क्रिएट होता है। कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, स्वैच्छंद एक एक्सेप्शन के, जहां पे कानून खुद बताएगा। कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं जहां पे किसी एक बंदे का सिर्फ राइट हो, ऑब्लिगेशन हो ही नहीं सकता। जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दोनों के आपस में राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। जस्ट एग्जांपल, आपने यहाँ पे सीलॉ में एडमिशन लिया, तो जब आपका एडमिशन होगा, अपना ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई, सारा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आपका एक राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी है। आपका राइट क्या है बोला, आपको कोचिंग मिले। आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आपने फीस पे करनी है। सीएफई का राइट क्या है, उसको फीस मिलनी चाहिए। और इसका ऑब्लिगेशन क्या है, उसने आपको पढ़ाना। कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे ढूंढ के दिखाना कि सर मैंने दही खरीदा, उसमें सिर्फ मेरा राइट ही राइट था, ऑब्लिगेशन था ही नहीं। वो या तो फिर वो बांट रहा होगा अल्लाह वास्ते, इसके अलावा तो मेरे बच्चे पॉसिबल। और जहां पे अल्लाह वास्ते कोई बांट रहा हो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। ये भी हम सीखेंगे आगे जाके। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता जिसमें किसी का सिर्फ ऑब्लिगेशन हो, राइट ना हो, या राइट हो, ऑब्लिगेशन ना हो। तो दोनों पार्टी के राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशन भी। तो यही बात आपको बता रहा है। कहता है कि अगर मान लो कि इनमें से कोई एक बंदे को हम आम इंसान की बजाय उसको कंपनी बना देते हैं, कंपनी भी तो पर्सन है। ये कंपनी ने मिस्टर ए को नौकरी पे रख लिया। मुझे बताएं, जब मिस्टर ए को नौकरी पे रख ले होंगे, मुझे बताएं क्या इनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? की बात है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इंप्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसमें मेरे बच्चे अब कंपनी का एक राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी है। कंपनी का ऑब्लिगेशन क्या है, उसको तनख्वाह देनी है टाइम टाइम, जो उससे वादे किए वो पूरे करने हैं। उसका राइट क्या है, जिस मकसद के लिए रखा वो काम उसका पूरा हो। सेम मेरे बच्चे इसी तरह इसका राइट क्या है, इसको तनख्वाह मिले। ऑब्लिगेशन क्या है कि वो जो भी उसकी जेडी है उसके मुताबिक वो काम कर रहा हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कंपनी खाली यही नहीं, कंपनी जाके किसी बैंक से उधार ले सकती है, लोन ले सकती है। तो कंपनी मेरे बच्चे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, लोन ले ले, लोगों को रख ले, कोई और खरीदो फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, सेल का, परचेज का, बथेरे सारे मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब आप बड़े होंगे देखेंगे तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साथ ही क्या होंगे, राइट्स भी होंगे, ऑब्लिगेशंस भी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं मेरे बच्चे। ये एक्चुअली लफज मेन कॉन्ट्रैक्ट था, ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उसके साथ जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कह रहा है एज ए लीगल पर्सन ए कंपनी मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्सन, इंडिविजुअल्स आर। देखो उसको, ये अभी तक आपको समझ रहा है, बहुत निकम्मे लोग वो समझ रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसने देखो, उसने बोला एज ए लीगल पर्सन ए कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्सन। लेकिन उसने आगे बताया, देखो आप लोगों को अभी तक समझ ही नहीं कि पर्सन का मतलब क्या है। उसको बेचारे को बताना पड़ा इंडिविजुअल और अदर कंपनीज। तो इसने आपका मजाक उड़ाया ना, हालांकि आपको समझ आ गई थी कि सर जब पर्सन लिखा था तो उस आगे लिखकर इसने हमारी बेइज्जती की। इसको नहीं लिखना चाहिए था। हमें पता है कि जब पर्सन की बात हो रही है तो उसमें कौन होता है, उसमें आर्टिफिशियल भी होता है और लीगल भी। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। भाई कंपनियां मोस्टली करती ही कंपनी से होता ना कि अक्सर वो कहते हैं कि ये अगर आप सीधा कंपनी में चले जाए कोई चीज़ खरीदने, वो कहते हैं कि निकलो भैया, है हम ये परचून का काम करते ही कौन, उनके पास कोई और बड़ी कंपनी आएगी उसी को वो माल बेचेंगे। तो कंपनी बथेरे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, मोस्टली सप्लायर या बायर जो होती हैं वो कंपनी के मोस्टली कंपनियां ही होती हैं। ले बेटा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि डेट्स एंड लायबिलिटी। मुझे ये बताओ कि आप उधार ले सकते हो किसी से? तो कंपनी भी उधार ले सकती है, जिस तरह आम इंसान के राइट हैं उधार लेने के, कंपनी भी। अच्छा मुझे बताएं, उधार लेने के अलावा उधार पे सामान ले सकते हैं? कौन देगा आप लोगों को उधार पे सामान?
नहीं, आप लोगों की बात कर, किसी जाओ जाके देखो, किसी जो सामने चिप्स वाला खड़ा हुआ, उसको कोई कल पैसे दे देंगे, मुझे चिप्स दे दो आज, ला देगा। ला देगा वो? नहीं ना। नहीं, फिर इस तरह अपने इलाके भी घट ही है मेरे बच्चे, डिपेंड करता है ना बिहार के बंदे, थोड़ा सा पैसे वापस कर दे भी नहीं। खैर फिलहाल, लेकिन मेरे बच्चे कोई दे या ना दे वो अलग मामला है, लेकिन हमारा राइट है, यानी कि हमें ये हक है कि अगर कोई हम चाहें तो किसी से उधार भी ले सकते हैं और उधार पे कोई चीज भी खरीद सकते हैं। उधार पैसा ले लो या उधार पे सामान ले लो, दोनों सूरतों में लायबिलिटी तो आपकी राइज होगी, ऐसे में पैसा वापस भी तो करना है। कंपनी जब उधार ले रही होगी, मुझे ये बताएं, ये है कंपनी बनाने वाले मालिक, ये है वो कंपनी, तो कंपनी जब बन गई वो लेता इंसान है, इस इंसान ने किसी बैंक से जाके 1 मिलियन का उधार ले लिया है, या किसी सप्लायर से जाके इसने 2 मिलियन का उधार पे सामान उठा लिया, मेरे बच्चे क्रेडिट पे सामान उठा लिया है। अब मुझे बताओ, ये जो 3 मिलियन है ये कंपनी पे करेगी या उसके मालिक पे करेंगे? भाई कंपनी पे करेगी, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ना इनके साथ, तो डेट्स एंड लायबिलिटी जो कंपनी की होगी पे भी कौन करेगा? कंपनी पे करेगी, मालिक जिम्मेदार नहीं होते। तो देखिएगा, मैंने कहता है इफ ए कंपनी इनकर ए डेट, उधार कर भी लेता कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इट्स ओनर शेयर होल्डर्स आर नॉट। वो तो लेता इंसान है, उन्होंने थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो तो कंपनी ने किया, कंपनी जाने उसका मामला। बेटा ऑनरशिप ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी, मान लीजिए कुछ लोगों ने कंपनी बनाई, आपने कहीं पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट, बल्कि अभी तो आप छोटे बच्चे हो, जब बड़े होंगे तो इस तरह की चीज पढ़ेंगे कि कंपनी के पास जो अजाफी पैसा होता है ना, कंपनी खुद भी उसको डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करती रहती है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अज्यूम कर ले मेरे बच्चे, कंपनी के पास काफी पैसा पड़ा हुआ था, कंपनी ने जाके डीएचए में इन्वेस्टमेंट कर ली, वहां पे कि चलें इस इलाके में काफी ज्यादा प्लॉट्स के रेट बढ़ते हैं, पैसा पड़ा हुआ, जाके डीएचए में कुछ प्लॉट्स खरीद के रख लिए कंपनी ने। अब ये जो डीएचए की प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, ये जो डीएचए की प्रॉपर्टी है ये किसका एसेट है? कंपनी का एसेट है या उसके मालिकों का एसेट है? भाई कंपनी का जो एसेट होगा, जाहिर बात है कंपनी ने जो अपने पैसे से कोई चीज खरीदी होगी वो कंपनी की होगी, है। तो यही मेरे बच्चे ऑनरशिप ऑफ एसेट, यानी कि जितनी कंपनी की प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी कंपनी के एसेट्स होंगे, उसकी कंपनी ही खुद मालिक होगी। अब खुद देखो ना, कल की कंपनी डूब जाए तो इसकी लायबिलिटीज कौन पे करेगा? कंपनी खुद पे करेगी। और कंपनी पहले सबसे कंपनी बेचारी पे ही कहां से करती है? अपने एसेट बेच के। और अगर उस वक्त मालिक आ जाएंगे नहीं एसेट तो हमारे हैं, तो वो कहेंगे फिर लायबिलिटी भी आपकी ही है, वो भी साथ ही ले दो। इसका मतलब जब हम लायबिलिटीज के लिए कंपनी को जिम्मेदार बना रहे हैं, तो बेटा लायबिलिटीज कंपनी ने पे कहां से करनी है? अपनी इन्वेस्टमेंट, ये जो एसेट्स और प्रॉपर्टी वगैरह में से। तो एसेट्स और प्रॉपर्टी भी किसके होंगे? वो कंपनी के ही होंगे। तो कंपनी का एसेट उसके मालिकों का। अच्छा चले मुझे जरा इस सिनेरियो में बताना, एक मिस्टर ए, ये सिंगल मेंबर है मेरे बच्चे, एक ही बंदा है, 100% शेयर इसी के पास है, इसने कंपनी बना ली है, सिंगल मेंबर कंपनी इसने बना ली। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, इस कंपनी के, मान लो कि एक बिल्डिंग है इस कंपनी की, कोई प्लॉट है, इसी तरह कोई और एसेट्स हैं। अब ये जो एसेट हैं ये कंपनी के हैं या इस मिस्टर ए के हैं? कंपनी, देख लो कंपनी। सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगल ओनर हो, चाहे 500 ओनर हो, चाहे लाखों ओनर हो, जो कंपनी के एसेट्स हैं वो कंपनी के ही होंगे, उसके लिए उसके ऊपर एसेट्स के ऊपर मालिकों का कोई हक नहीं होता। हाँ, कल अगर कंपनी डूब जाए तो कंपनी वाइंडिंग अप हो, उस वक्त कंपनी क्या करती है? सारे एसेट्स इकट्ठा करती है, जितने लोगों के पैसे देने उन एसेट्स में से पे करती है, अगर कुछ बच जाए तो किनको दे देती है? मालिकों। बात समझ आ रही है कि नहीं? इस तरह की बातें हम देखो, अभी हम कंपनी बनना बुनना सीखेंगे यहाँ से, हमारे सिलेबस के अंदर कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म करने तक ये सारा कुछ है। यानी कि ये चैप्टर 1-2 में हम पढ़ेंगे कि कंपनी बनती कैसे है, फिर चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक हम देखेंगे कंपनी चलती कैसे है, और आखिर पे हमने कंपनी को खत्म ही करना है चैप्टर नंबर 12 के अंदर। तो जरा थोड़ा सा मेरे बच्चे ध्यान से ले बेटा, कहता इफ कंपनी ऑन इट्स ओन एसेट्स, सॉरी ए कंपनी ऑन इट्स ओन एसेट्स, although the members or the shareholder are owner of the company, they do not own the assets of the company। कहना क्या चाह रहा है? कहता है कि कंपनी अपने एसेट्स की खुद मालिक होती है, अगरचे कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर ये नहीं कह सकते कि देखो, होता ना कि बात करना, आप जैसा सियाना बंदा होता, ये कंपनी और ये वो मालिक हैं जो आप जैसे सियाने लोग हैं। कंपनी के डीएचए में प्रॉपर्टी है और इन मालिकों को मान लो कि उनके घर वाले कह रहे हैं कि भाई डीएचए में घर बनाओ, उन्होंने कहा कि मसला ही को नहीं, हमारी है वहां पे प्रॉपर्टी। तो ये जाके वहां पे मान लो कि डीएचए में जाके इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंपनी की थी इसके ऊपर वो घर बनाना शुरू कर दी। कंपनी पहुंच गई, सर ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं घर बना रहे हैं, लेकिन सर ये तो मेरा है, ये तो मेरा प्लॉट है। कहते हैं कैसी बात करें? अच्छा ये बताओ तुम किसके? वो कहते सर मैं आपसे। तो फिर ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये भी तो हमारी हुई ना। तो यहाँ पे इस तरह की चवलें नहीं मारते कि देखो कंपनी आप हमारी हो,
तो आपका जो भी कुछ है वो भी हमारा ही है। तो यहाँ पे कानून कहता है कि ध्यान से, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही है, अगरचे कंपनी आपकी है। याद रखेंगे इस बात को। तो कंपनी अपने एसेट्स की खुद मालिक होती है। मुश्किल तो नहीं, यही अल्फाजों से खुद लिखे, मैंने तो उसे तर्जमा किया है। देखो, मैंने सादा अल्फाज में बताया, उसने इंग्लिश में लिख रखा है। कहता है ऑल्दो द मेंबर्स ऑन द कंपनी, मेंबर कंपनी के मालिक होते हैं, दे डू नॉट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के तो मालिक हैं लेकिन कंपनी के एसेट्स के मालिक नहीं है। तो एसेट्स के मालिक कौन होगी? वो कंपनी खुद होगी। द शेयर होल्डर्स आर सिंपली ऑनर ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। वो जो शेयर्स खरीद रखे ना वो उसके मालिक। तो मेरे बच्चे, कल जब कंपनी का कुछ बच जाता है ना, वो भी हम शेयर होल्डिंग के लिहाज से लोगों को वापस करते हैं। तो हकीकत में आप जो कंपनी में मालिक होते हैं किस चीज के होते हैं? शेयर्स के। खैर, इसका भी देखेंगे शेयर्स क्या होते हैं। और कंपनी इटसेल्फ इज द लीगल ऑनर ऑफ इट्स एसेट्स। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज बना दो, क्योंकि मेरे बच्चे उस वक्त हमारे सामने किताब खुली होगी पेपर के अंदर, कि भाग के जाके सर मैं आया अभी, जाके वहाँ पे वॉशरूम में किताबें रखी होंगी, चेक करके आ देंगे। मेरे बच्चे वहाँ पे तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती सीए के अंदर कि आप जाके कोई नकल नुकल कर लें। तो सामने बंदे का कोई पेपर खुला हो तो वो हिम्मत नहीं होती कि इसका मैं पेपर ही देख लूं। माशाल्लाह इतने शरीफ लोग होते हैं आप लोग। नहीं बेटा, पेपर में पूछेगा कि लीगल ऑनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी कौन होता है। नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, शेयर होल्डर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कंपनी। ये तो मेरे बच्चे अब लाइन सामने लिखी हुई है ना। वैसे तो लीगल, आप कहेंगे वैसे तो कंपनी ओनर है, लेकिन लीगल ओनर तो शेयर होल्डर हो गया। वहां पे लीगल ऑनर वो नहीं होगा जो अभी आपको नजर आ रहा है। वहां पे लीगल ऑनर वो होगा जो आप सोच रहे हो। और माशाल्लाह आपकी सोच को तो सोचना नहीं बेटा। तो इसलिए हर चीज के ऊपर ध्यान रखना है। इसको पेपर में वो कैसे पूछ है। नहीं बेटा, आप पढ़ क्या रहे हो बोला? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। इससे पहले क्या पढ़ा? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या था बोला? कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है वो खुद इंसान बन जाती है, उस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। फिर हमने कहा कि जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन में आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल पर्सन भी होते हैं। और फिर हमने डिस्कस करना शुरू की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, फिर उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी होंगे। कंपनी कोई डेट भी मान लो कि ऑन कर सकती है, लायबिलिटीज ऑन कर सकती है। फिर कंपनी एसेट्स की अपनी खुद मालिक होगी। यही बातें पढ़ते आ रहे हैं। और फिर हमने मेरे बच्चे कंपनी अपने एसेट्स के मालिक के साथ, अब नेक्स्ट देखिएगा, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब मेरे बच्चे देखना जरा, मान लो ये कुछ लोग हैं, इन्होंने कंपनी बनाई। इस कंपनी ने किसी मिस्टर एक्स को 1 मिलियन का उधार पे सामान बेचा। तो कंपनी उधार भी तो करती है ना, सामान आगे सप्लाई करती है तो उधार दे देती। इसने 1 मिलियन का उधार पे सामान बेचा मिस्टर एक्स को। अच्छा, इनमें से किसी शेयर होल्डर को पैसों की सीधी जरूरत पड़ी थी इस मिस्टर एक्स। तो इसको चले इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। हम इन सबको निकाल देते हैं कि 100% शेयर होल्डर है, इसको पैसों की जरूरत थी। इसको पता चला कि कंपनी ने किसी मिस्टर एक्स से 1 मिलियन लेना है। ये पहुंच गया उस मिस्टर एक्स के पास। उसको जाके कहा कि सर वो आपने 1 मिलियन देना किसी, मान लो कि ये सीएफई एसएमसी लिमिटेड, सिंगल मेंबर है ना, चलो अज्यूम कर लो एसएमसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सीएफई एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, आपने उसका 1 मिलियन देना है तो सर वो दे दो। वो कहेगा सर आप कौन हो? कह रहा मैं उसका अकलौता शेयर होल्डर 100%। तो इसने कहा कि सर वो पैसे तो मैंने कंपनी को देने। कहता यार कंपनी का तो मैं ही मालिक हूं ना, तो आप मुझे दे दो। अच्छा, इसने क्या कर दिया, इसको पेमेंट कर। उसके बाद चंद दिनों के बाद कंपनी ने उससे पूछा कि सर वो पैसे, कहते वो तो हमने दे दिया आपके मालिक। तो कानून कहता है अगर किसी डेटर ने कंपनी के पैसे देने हो तो वो कंपनी को ही पे करेगा। शेयर होल्डर्स का उससे पैसे वसूल करने का हक नहीं है। और अगर उसने गलती से पैसे शेयर होल्डर को दे दिए, उसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी उस बंदे से दोबारा पैसे रिकवर करेगी, इसी बंदे से। है कि आपने उस गलत बंदे को पैसे दे दिए, वो आपका आपस का मामला है, मुझे उससे कोई लेना देना। उससे जाके आप रिकवर करें, मुझे मेरे पैसे दें, नहीं तो उसके ऊपर केस करेंगे। और ये जाके ये नहीं कह सकता मैं उसके शेयर होल्डर को पैसे दे दिए। बात समझा रही थोड़ी बहुत? तो कंपनी क्या है? राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर। किसका राइट है? द डेटर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द मनी टू द कंपनी, नॉट टू इट्स ऑनर। इनके शेयर होल्डर को उन्होंने पैसा नहीं देना, कंपनी को देना। ले बेटा, अब ये बातें तो थोड़ी थोड़ी समझने वाली हैं। कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। जब कंपनी बनी तो कंपनी खुद अलग इंसान बन गई, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। खुद सोचे मेरे बच्चे, आर्टिफिशियल पर्सन क्या खुद कोई काम कर सकता है? वो तो पॉसिबल, वो तो मुश्किल है। इस आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो कानून कहता है जब आप कंपनी बना लें तो कंपनी को मैनेज कौन करेगा, चलाएगा कौन? हमने कहा कि शेयर होल्डर। कानून कहता है गलत सोच रहे हैं। जब आप कंपनी बना लेंगे, कंपनी को उसके शेयर होल्डर मैनेज नहीं करेंगे, बल्कि कौन मैनेज करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
डायरेक्टर मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास होगा? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। याद है जब आप टैक्स पढ़ते, तो टैक्स में जो लोग पढ़ रहे हैं शायद उनको पता होगा कि हम कंपनी का रेजिडेंट का स्टेटस चेक करते हैं कि कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल होली या पार्सली भी है साथ, आज पढ़ेंगे हम, होली अगर पाकिस्तान में किसी वक्त भी शिफ्ट हुई हो, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में कभी भी शिफ्ट हुआ हो, तो वो कंपनी हमारे लिए क्या है? रेजिडेंट। सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो वहां पे अब टैक्स वाले बच्चों ने सीलॉ नहीं पढ़ा होता, कैफ 7 बड़ी दूर है अभी, उनको नहीं पता चल रहा था सर ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या है। मतलब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। खैर जब आप बड़े होंगे तो इंशाल्लाह आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल बेटा वापस आए, कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बनाई और बनाने के बाद उसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास जाने जाना है? डायरेक्टर्स के पास। अब अगली बात है कि सर ये डायरेक्टर कहां से आएंगे? कानून कहता है ये डायरेक्टर हमेशा शेयर होल्डर्स में से ही अपॉइंट होंगे, हमेशा शेयर होल्डर में से अपॉइंट, स्वाय 4 एक्सेप्शन के। जब बड़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, वहां पे इंशाल्लाह ये 4 एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। तो कंपनी की मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास। डायरेक्टर किस में से अपॉइंट होते हैं? हमेशा नहीं, खाली नहीं बोलना, हमेशा शेयर होल्डर में से अपॉइंट होते हैं। इसकी एक्सेप्शन कितनी है? 4। अब मेरे बच्चे अब अगली बात देखें, सर हमने जब शेयर होल्डर में से ही डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो कंपनी को मैनेज भी शेयर होल्डर ही कर ले। कानून कहता नहीं, शेयर होल्डर एक अलहदा ओहदा है कानून की निगाह में, और डायरेक्टर एक कानूनी अलहदा ओहदा है। ये अलहदा ओहदा है। देखो एक कंपनी, उसके 100 शेयर होल्डर है, उसमें से हमने क्या कर दिया, 7 लोगों को उस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। अब जो 100 शेयर होल्डर में से 7 डायरेक्टर बने हैं, उसमें से 93 तो सिर्फ शेयर होल्डर है, लेकिन जो 7 हैं वो शेयर होल्डर भी हैं, 7 उनके ऊपर एक अजाफी जिम्मेदारी भी उनके सर के ऊपर, और वो कौन सी है? डायरेक्टर वाली। मैनेजमेंट कंट्रोल भी उनके पास है। तो वो मेरे बच्चे 7, उनको एक और ओहदा मिल गया है, वो 7 क्या है? डायरेक्टर भी है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, जिस तरह हम यहाँ से बड़े सारे लोगों को इलेक्ट करके, वैसे हम पाकिस्तान में इलेक्ट तो नहीं होते, सिलेक्ट होते हैं, बड़े सारे लोग सिलेक्ट या इलेक्ट होकर असेंबली में जाते हैं। हम नेशनल असेंबली की बात कर लेते हैं, वहां पे मेरे बच्चे सारे लोग इलेक्ट होके गए, इस तरह बैठे हुए थे आज। इन्होंने कहा कि देखो जी, अब कुछ और कानूनी ओहदे भी हैं जो इन्हीं लोगों में से कुछ को मिलेंगे। उन्होंने कहा कौन से? उन्होंने कहा कि एक बंदा हमारे इस मुल्क का इन्हीं में से वजीर आजम होगा। देखें आप में से सबसे काबिल कौन है? उन्होंने कहा ओ बैठा है शहबाज भी, सबसे काबिल वो जितना काबिल है माशाल्लाह, आपको पता ही है। देखो कितना अच्छे तरीके से मुल्क चला रहा। तो मेरे बच्चे हमने क्या कर दिया, अब देखो था वो एमएनए, और एमएनए भी माशाल्लाह अपनी ही बने फॉर्म संताली थे, लेकिन वो एमएनए है। हमने क्या किया, एक अजाफी पगड़ी पकड़ी, उसके ऊपर उसके सर पे रख दी, सर आप वजीर आजम भी। वो एमएनए भी है, लेकिन उसके पास एक अब अजाफी ओहदा भी है, और वो कौन सा है? वजीर आजम का। अच्छा, कल अगर इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और इसको जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसे रिमूव कर दिया गया, वो एमएनए का ओहदा रहेगा। कौन सा ओहदा रहेगा? वो जो अजाफी ओहदा दिया था वो खत्म हुआ। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब अज्यूम कर लो कि आप सारे लोग यहाँ पे सीएफई के शेयर होल्डर बैठे, ये 5-6 लोग, इनको हमने सीएफई का डायरेक्टर बना दिया। कल अगर हम इनको किसी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से डायरेक्टरशिप से रिमूव कर देते हैं, मुझे बताइए डायरेक्टरशिप से जाएंगे या शेयर होल्डिंग से भी जाएंगे? नहीं, वो अजाफी ओहदा जो लिया था, वो अजाफी ओहदा हमने वापस ले लिया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मेरे बच्चे यहां पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट होगा, कहता है शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बनते हैं। अच्छा, कोई कंपनी छोटी हो, मान लो कि एक कंपनी उसमें सिर्फ 7-8 ही शेयर होल्डर हैं, वो 7-8 ही डायरेक्टर बन गए, इट्स ओके, कानून कहता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कंपनी बड़ी हो, तो वहां पे तो मेरे बच्चे अगर किसी कंपनी में सैकड़ों हजारों लाखों शेयर होल्डर भी होते हैं, वहां पे सारे लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते, फिर वहां से चंद लोगों को हम क्या करते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर बना देते हैं। पहले जरा उस कंपनी की एग्जांपल लो जो छोटी कंपनी हो। मान लो एक कंपनी, उसमें 8 शेयर होल्डर हैं, 8 के 8 डायरेक्टर हैं। अब मेरे बच्चे कानून कहता है कि शेयर होल्डर्स की जो जिम्मेदारी है ना, कंपनी एक्ट के मुताबिक, शेयर होल्डर अपनी जिम्मेदारी अलहदा पूरी करेंगे अपनी मीटिंग में, उसका नाम होगा जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स की अपनी मीटिंग होती है जिसमें वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, उसका नाम क्या है? जनरल मीटिंग। और डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर खुद अपने फैसले करते हैं, जो डायरेक्टर्स को मिले हुए कानून के तहत, उनकी मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग। एक सियाना बंदा बोला, उसने कहा कि देखो छोटी कंपनी है, 6-7 शेयर होल्डर हैं, 6-7 के शेयर होल्डर ही सारे के सारे क्या है? उसके डायरेक्टर भी हैं। तो कानून कहता है कि डायरेक्टर वाले फैसले एज ए डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में करने हैं, मेंबर्स वाले फैसले एज ए मेंबर जनरल मीटिंग में करने हैं। तो एक सियाने ने कहा कि ऐसा कर लो, जब सेम ही शेयर होल्डर सेम ही डायरेक्टर, तो एक ही जगह पे बैठ के उसी को बोर्ड मीटिंग समझो, उसी को जनरल मीटिंग समझो, और सारे फैसले ले लो।
तो कोई सियाना बंदा फिर मजीद सियाना बंदा उसको समझाएगा नहीं। कानून कहता है जो मेंबरों वाले फैसले हैं, चाहे वो सारे के सारे मेंबर डायरेक्टर भी हैं, जो मेंबर वाले फैसले वो अलहदा मीटिंग बुला के जनरल मीटिंग उसमें करेंगे, और जो डायरेक्टर वाले फैसले हैं वो बोर्ड मीटिंग बुला के उसी में फैसले करेंगे। क्योंकि जो फैसले जनरल मीटिंग में हो सकते हैं वो बोर्ड मीटिंग में नहीं हो सकते, और जो बोर्ड मीटिंग में हो सकते हैं वो जनरल मीटिंग में नहीं हो सकते सर। क्योंकि बोर्ड के इख्तियारात अलहदा है और मेंबर्स के इख्तियारात अलहदा है। बोर्ड के इख्तियारात हमेशा कहां पे बैठ के इस्तेमाल होंगे? बोर्ड मीटिंग में। और मेंबर्स के इख्तियारात कहां पे होंगे? जनरल मीटिंग में। कहता है चाहे सेम लोग ही मेंबर, सेम ही डायरेक्टर हो, लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्टरों वाला फैसला करना होगा तो जनरल मीटिंग में, बल्कि क्या बुलानी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो कहता है ये दोनों अलग अलग है, डायरेक्टर अलग है और मेंबर अलग है, चाहे सेम लोग भी क्यों ना हो। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगली बात, मान लो हमें वो समझाएगा कि डायरेक्टर, जो भी बंदा बनता है ना, हर डायरेक्टर के पास एक वोट होता है। मान लो ये 3 लोग डायरेक्टर हैं, हर डायरेक्टर के पास कितने वोट होंगे? बोर्ड मीटिंग में बैठ के कास्ट करने के लिए 1 वोट। लेकिन यही लोग जब जनरल मीटिंग में बैठते हैं ना, वहां पे 1 शेयर बराबर होता है 1 वोट के, बाय डिफॉल्ट 1 शेयर बराबर होता है 1 वोट के। अच्छा, ये तीनों लोग डायरेक्टर भी हैं और 3 ही इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। वो तीनों के तीनों क्या बन के बैठे हुए? डायरेक्टर भी बन के बैठे। जब ये जनरल मीटिंग बुलाएंगे उसमें जो वोट कास्ट करेंगे किसके लिहाज से करेंगे? शेयर होल्डिंग के लिहाज से। अगर किसी के पास लाख शेयर हैं तो लाख वोट कास्ट करेंगे, किसी के पास 10,000 शेयर हैं तो 10,000 वोट कास्ट करेंगे। लेकिन वो चाहे जितना मर्जी तगड़ा शेयर होल्डर हो, अगर वो डायरेक्टर भी है, जब बोर्ड मीटिंग में बैठ के फैसले करेंगे वहां पे हर डायरेक्टर के पास कितने वोट होंगे? 1 वोट होंगे। ये बात समझ आ रही? यानी कि सेम बंदा जब बोर्ड मीटिंग में बैठेगा 1 वोट कास्ट करेगा, वही बंदा जब जनरल मीटिंग में बैठा होगा किस लिहाज से वोट कास्ट किया करेगा? ये सारी बातें आगे आनी है मेरे बच्चे। ये चैप्टर नंबर 1 में जितनी चीजों का जिक्र कर रहे हो, इन सब चीजों के आगे डिटेल आएंगे ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? नहीं बेटा, जरा थोड़ा सा इनको पढ़िए। कहता है कि कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स हु शुड बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखो, कहता है कि कंपनी को कौन चलाएंगे? डायरेक्टर। लेकिन वो डायरेक्टर कौन होने चाहिए? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब नॉन मेंबर डायरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, साथ उसने कह दिया विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ जगहों पे। और वो कितनी जगह हैं? 4, 5 नहीं है ना ही 3। तो 4 जगह ऐसी हैं जहां पे नॉन मेंबर भी डायरेक्टर हो सकता है। उन 4 के अलावा मेरे बच्चे हमेशा जो डायरेक्टर होगा वो किन में से होगा? मेंबर से। लेकिन 4 तरह के लोग बताएगा, कहता है कि ये मेंबर होना जरूरी नहीं है, ये नॉन मेंबर भी बना सकते हैं। बात समझ आ रही? कहता है कि इन स्मॉल कंपनीज, अब वही बात समझाने लगा। कहता है अगर कोई कंपनी छोटी हो, द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स में बी द सेम इंडिविजुअल। 3 शेयर होल्डर, 4 शेयर होल्डर, वही सारे के सारे क्या बन के बैठे हुए? डायरेक्टर। कहता है बट इन लार्ज कंपनी द डायरेक्टर्स माइट होल्ड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स और इवन नो शेयर्स एट ऑल। कहता है लेकिन कोई कंपनी बड़ी हो, उसमें जो लोग डायरेक्टर्स होंगे उनके पास बड़े थोड़े शेयर्स होंगे। देखो, एक कंपनी लाखों मेंबर्स हैं, जो उनमें से 7-8 हमने डायरेक्टर बनाए, उनके पास कितने शेयर हो सकते हैं? थोड़ी होंगे ना शेयर्स, 2%, 3%, 4% करके उनके पास शेयर्स होंगे। कहता है इवन उनमें कोई ऐसे डायरेक्टर भी हो सकते हैं जिनके पास शेयर्स ना हो। ये बड़े होंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा कि कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड कंपनी खासतौर पे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी होती है? लिस्टेड होती है। उस लिस्टेड कंपनी के अंदर हमने कुछ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कंपनी एक्ट भी होता है उसके लिए चलाने के लिए, उसके लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होता है। जब आप बड़े होंगे तो यही स्यापे होने हैं वहाँ पे सीए फाइनल के अंदर, जब आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने होंगे तो उसमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होता है। ये हर कंपनी ने फॉलो नहीं करना होता। ये किसने फॉलो करना होता है? किसके लिए लाजमी है? लिस्टेड के लिए लाजमी होता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई और कंपनी फॉलो कर ले तो उसमें अच्छी बातें लिखी हुई, बुरी बातें नहीं उसके अंदर, तो कंपनी को फायदा ही होता है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक कंपनी कुछ ऐसे डायरेक्टर भी अपॉइंट करेगी जो नॉन एग्जेक्टिव हो, जो इंडिपेंडेंट हो। इस तरह के लोगों को भी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। तो ये जो डायरेक्टर्स होंगे, फिर साथ ये बताएगा ये कौन होते हैं जिनका कंपनी से कोई लेन देन ही ना हो, कोई पैसे शैसे का जो दूसरा तीसरा कोई लेन देन ही ना हो, तो शायद इनके पास कंपनी के शेयर्स भी नहीं होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे 1/3 ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बोर्ड के जो टोटल डायरेक्टर है उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसका मतलब 12 डायरेक्टर हैं तो 4 डायरेक्टर क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जब बड़े होंगे तो ये चीज़ों का फिलहाल अभी बस इतना दिमाग में ये समझ आई थोड़ी बहुत। ले बेटा, लायबिलिटी टू पे टैक्स। कंपनी याद है बचपन में जब आप I2B पढ़ रहे थे, वहां पे कंपनी और पार्टनरशिप और जो सोल ट्रेडर था, इनके फायदे नुकसान पढ़ रहे थे। और इसके नुकसान के अंदर जब आप कंपनी के नुकसान पढ़ रहे थे, वहां पे डबल टैक्सेशन का जिक्र था कि कंपनी के ऊपर डबल टैक्सेशन होती है। क्यों डबल टैक्सेशन होती है? कि कंपनी जो भी मान लो कि उसका जब P&L बना, उसका आखिर पे जो भी प्रॉफिट आया, तो मेरे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो कंपनी क्या करेगी? इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगी? कंपनी खुद पे करेगी। और फिर मेरे बच्चे, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब ये पैसा उठा के मेंबर्स में डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या हो, इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। चले लफ्ज आगे तो मैं आपको बता दूं, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा
जो मेंबर्स में डिवाइड किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी, और ये हमेशा प्रॉफिट का हिस्सा होता है, याद रखें, ये भी हमारा चैप्टर है डिविडेंड का, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी जब अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे कर रही होती है मेरे बच्चे, साथ ही क्या करते हैं एफबीआर वाले, उस डिविडेंड के ऊपर भी याद है ना, वो एफटीआर फाइनल टैक्स रेजिम में फॉल करता है, तो उसमें 15% टैक्स पे करो। तो इस जब कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देगी उसके ऊपर मेरे बच्चे वो मेंबर भी 15% टैक्स पे करेंगे, और कंपनी भी अपने प्रॉफिट के ऊपर 29% टैक्स पे करती है। तो ये मेरे बच्चे टैक्स, तो लायबिलिटी पे टैक्स, कंपनी अपने टैक्स पे, अपने प्रॉफिट के ऊपर खुद टैक्स पे करेंगी, और मेंबर को अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार है। मेंबर ये नहीं कह सकते सर ये कंपनी से पैसा मिला है तो कंपनी ने टैक्स पे कर दिया तो इट्स ओके। वो कहेंगे कंपनी अलग इंसान है, आप अलग इंसान, आप अपने टैक्स खुद पे करो। कहते हैं कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम, ना कि मेंबर। खैर, लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कोई कंपनी गैर कानूनी काम करती है, दादा कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मान लो कि एक्सपायर प्रोडक्ट्स बेच रही थी नेस्ले, तो उसे किसी की जान गई, उसके ऊपर केस हुआ, वो केस जब हारी तो मान लो कि उसको फाइन हुआ, जो भी मामला थे। तो मेरे को केस किसके ऊपर हुआ था, कंपनी जो नेस्ले के शेयर होल्डर्स के ऊपर, या उसके नेस्ले के ऊपर? नेस्ले के ऊपर, क्योंकि अगर कोई कंपनी खुद गैर कानूनी काम कर रही हो तो उसकी जिम्मेदार भी कौन होगी? कंपनी, क्योंकि जब हर मामले में कंपनी को लहदा इंसान बनाया है, तो जब वो गैर कानूनी काम करेगी, ये थोड़ी है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? वो मालिक। लेकिन मेरे बच्चे पता क्या हुआ, आप लोग खुद सोचो, अगर आपने गैर कानूनी काम करना हो, ये आप लोग, और आपका मन कर रहा है गैर कानूनी काम करने का, मेरे बच्चे आपको पता है कि अगर खुद गैर कानूनी काम करेंगे तो डायरेक्ट चपेड़े हैं, पकड़ के बंद कर देंगे जेल में। तो जब आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हो ना, तो आप लोगों के दिमाग बहुत तेज होते हैं, आपके दिमाग में फौरन से एक चीज दिमाग में कहता है ले भाई, आज तो बाद सर ने क्या कि तो कंपनी बना लो ना, कंपनी अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार होती है, चाहे लीगल करे इलीगल करे। तो मैं करता हूँ अपने मोहल्ले में चर्च का कारोबार, लेकिन कंपनी बना के करता हूँ। कल पकड़ा भी गया, मैं कहूँगा मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो कंपनी कर रही है, आप उसको पकड़ो। और ये लोगों ने ऐसे ही करना शुरू कर दी। लोगों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी, जो फ्रॉड करने थे, 2 नंबर काम करने थे, उन्होंने कंपनी बना के करने शुरू कर दी। तो साथ ही जब कोई छापा पड़ना यानी कि पकड़ना, वो कहते हैं सर हम तो सेपरेट हैं, कंपनी सेपरेट है, आप जो भी कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ करें, ज्यादा से ज्यादा उसको वाइंड अप कर दें, कंपनी की फांसी यही है ना, डिसॉल्व कर दो उसको। तो फिर यहाँ पे कानून हरकत में आया। कानून ने कहा कि नहीं, जहां पे किसी ने कंपनी बनाई हो और उस कंपनी को बनाने का इरादा ही उसका गलत हो, कि मैंने गैर कानूनी काम करने के लिए ही कंपनी बना ली, तो कानून कहता है कि कंपनी एक्चुअली पर्दे की तरह होती है किसी इंसान के सामने। क्योंकि मेरे बच्चे लोगों को मेंबर नजर नहीं आते, लोगों को कंपनी नजर आती है, क्योंकि कंपनी खुद इंसान है, वो अपने मामले के लिए खुद जिम्मेदार है। तो अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा तो कंपनी खुद ही फेस करेगी उसको, जो भी कर रही होगी। मालिक उसके पीछे है, लोगों को मालिक नजर नहीं आ रहे, कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि वो खुद इंसान है। लेकिन कानून कहता है कि अगर वो कंपनी कोई 2 नंबर काम करेगी, फिर हम इस कंपनी को तो जो कहेंगे कहेंगे, इसको साइड पे करेंगे, और इसके जो पीछे जो मालिक बैठे हुए हैं उनको पकड़ेंगे, अगर इरादा ही गलत हो कंपनी बनाने का। बात समझ आ रही है कि नहीं? कहीं ये ना हो कि आपने भी कहा हो कि ठीक है जो हमारे गलत इरादे हैं, उनकी तकमील के लिए फिर ये काम सही है। नहीं, अगर तो कंपनी बताते वक्त ही आप कहते मैंने चर्च का कारोबार करना है, तो फिर तो रजिस्टर्ड ही नहीं ना। आपने तो कहा था मैंने मान लो कि फलूदा बेच रहे हैं, लेकिन बाद में वहां पे माशाल्लाह हमें क्या पता था भरी हुई कुल्फियां बेचेंगे आप। ले बेटा, कहता है कि इफ ए कंपनी ब्रेक्स द लॉ, इट इज यूजुअली द कंपनी इटसेल्फ दैट इज लायबल। ये तो सिंपल बात कर दी उसने। Although there are circumstances in which its owners or its officers, mainly director, may be personally liable. कहता हाँ ऐसे मामला हो सकते हैं। आप में से बी लॉ किसने पूरा पढ़ा हुआ है पहले? जिसने पहले पूरा बी लॉ पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 18 के अंदर वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग थी। मेरा ख्याल है बल्कि 17 में भी शायद 16 में ही थी, 16 में ही थे, पहला पहला जो अदर लॉज का था। अच्छा, चैप्टर नंबर 16 में मनी लॉन्ड्रिंग था। याद है वहां पे हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाया गया तो उसको ये सजा होगी। और फिर वहां पे ये पढ़ा था कि अगर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाई गई तो उसको 100 मिलियन फाइन होगा। फिर वहीं पे लिखा हुआ था कि अगर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करेगी 100 मिलियन फाइन, और अगर साबित हो गया इस मनी लॉन्ड्रिंग में इसके डायरेक्टर, मालिक, ऑफिसर वो भी शामिल हैं, उनको इंसानों वाली सजा जो है वो लहदा दी जाएगी। यानी कि इस तरह के मामले में वहां पे ये नहीं होगा कि सिर्फ कंपनी को आगे कर देंगे और अपनी जान फंस जाएगी। तो ये मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, कहता है कि हाँ कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। आपके पास यहाँ पे जो आपकी सिलेबस में ही है, पहले लिख लेना जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। वो पेपर में तो नहीं पूछेगा, पढ़ते हुए तो कम से कम समझ आ रही हो ना कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। कहता कि नॉर्मली कंपनी जिम्मेदार होती है अपने मामला के लिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे मालिक और उसके ऑफिसर्स, ऑफिसर में डायरेक्टर भी आ जाते हैं, अभी एक आधे दिन में इंशाल्लाह ऑफिसर की डेफिनेशन पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे लॉ के अंदर जहां पे भी ऑफिसर का लफ्ज बोल दे उसमें 5-6 नाम बताएगा आपको। वो ऑफिसर का मतलब हमेशा वो 5-6 लोग होंगे।
जिसके नाम बता देगा उसको। मेनली डायरेक्टर में भी पर्सनल लायबल, यानी कि उनकी पर्सनल लायबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ तक की बात समझ आ रही है सर? कोई दिक्कत? तो बेटा, क्योंकि ये सारा मैं कह रहा हूँ कि अब जरा चीज़ें जो पहले दिन की बोरियत थी वो अपनी जगह पे, लेकिन अब जरा चीज़ें थोड़ी थोड़ी, बोर तो खैर आपने होने ही होना, जो मर्जी कर लो, हैं? इसे सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन बस अब मेरे बच्चे बहुत काम की चीज़ें शुरू हो रही हैं। आज आप जो पढ़ रहे हो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कल परसों की बातें जो हुई, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या था बोला? जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, खुद एक इंसान बन जाती है जो अपने मालिकों से अलग होता है, उसके वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं जो आम इंसानों को। फिर मेरे बच्चे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया, वो सारी एक एक करके हमने पढ़ ली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा अब नेक्स्ट आ रहा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। देखो जब इस किताब में आप देखोगे ना, शायद कोई सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, वहां पे लिखा होगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। जिसके पास किताब है, बाकी माशाल्लाह अल्लाह का हुक्म, जिसके पास किताब है इसी चैप्टर के, इसी चैप्टर का कोई सेकंड लास्ट टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। है ना वहां पे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। अच्छा अब इसको देखिएगा, ये टॉपिक और वो टॉपिक ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। वो कहता है कि अगर कुछ लोग कंपनी बनाने, अगर कुछ लोग कंपनी बनाने, तो कंपनी जब बन जाती है, कंपनी जब बन जाती है, इस कंपनी बनाने का इफेक्ट क्या होगा, ये हम जाके पढ़ेंगे वहां पे। देखो जरा गौर करना है थोड़ा सा। वो कहता है कि जब कुछ लोग मिलकर कंपनी बना रहे हो, तो कंपनी जब बन जाती है, इस कंपनी बनाने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ये पूछ रहा है उस टॉपिक के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन यहां पे जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। इसका दूसरा नाम जो उसने लिख रखा है वो क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें सिर्फ एक चीज वो डिस्कस कर रहा है कि जब मालिक कंपनी बनाते हैं, कंपनी मालिकों से अलहदा कर देते हैं। हम कहते हैं कि कंपनी मालिकों से अलहदा है, हमने कंपनी को उसके मालिकों से अलहदा क्यों किया है? बात समझ आ रही है कि नहीं? वहां पे पूरी कंपनी बनाने का इफेक्ट है, उसमें ये कंपनी एक अलहदा इंसान बन जाती है, उसमें इस चीज का भी जिक्र आएगा, बाकी बातें भी हैं। लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि देखो एक बात, बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, अपने मालिकों से अलहदा इंसान बन जाती है। भाई एक कंपनी को उसके मालिकों से आप अलहदा क्यों कर रहे हो? उसकी भी तो कोई वजह होगी ना। तो मेरे बच्चे सिर्फ अलहदा, खाली पूरी कंपनी बनाने का इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हम, पूरी कंपनी बनाने के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पढ़ रहे हम। किसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने जा रहे हैं? एक कंपनी को अपने मालिकों से अलहदा इंसान क्यों करते हैं, दोनों को सेम क्यों नहीं रखते? बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि अभी आप टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, कि हमने कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया है। हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, इसका नाम ये भी हो सकता था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। फिर वो कहां से आंसर करना था? वो जो आखिरी टॉपिक है। लेकिन यहां पे क्या है? वो सिर्फ एक चीज बतानी कि मालिकों से अलहदा क्यों किया है। अब उसके पीछे तीन वजह हैं, कंपनी को मालिकों से अलहदा करने की तीन वजह हैं। अब उसको देखिएगा मेरे बच्चे। सबसे पहले, याद है हमने कंपनी बनाई क्यों थी? हम चाहते थे कि जो कंपनी के मालिक हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, हैं? तो उन्होंने कहा था कि देखो सोल ट्रेडर में तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों सेम ही होते थे, तो वहां पे लायबिलिटी आपकी लिमिटेड नहीं होती थी। फिर हमने कहा कि पार्टनरशिप में भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों सेम ही थे, वो बिजनेस की कानूनी कोई हैसियत नहीं थी, वो उसको कानूनी इंसान ही नहीं मानता था। फिर हमने कहा था कि एक तरीकाकार है कि जिससे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। वो क्या है? वो कंपनी, कि आप ऐसा कर लो, कंपनी बना के कारोबार करो, उस कारोबार में जितने के पैसे आप शुरू में इन्वेस्ट कर देंगे शेयर्स की शक्ल में, समझ लो आपने उस कंपनी उस इंसान को दे दिए हैं। उसके बाद वो डूबे, वो चले, जो मर्जी हो, अगर वो कंपनी डूब भी जाती है, आपको उतना की पैसा डूबेगा जितना का आप उसमें लगाएंगे। तो अगर ये मालिकों से लहदा ना होती, जैसे कि आपके पीछे दो एग्जांपल हैं जहां पे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर मालिकों से लहदा नहीं है, तो उस बिजनेस की जितनी लायबिलिटीज होती है कौन पे करते हैं? मालिक। एक तो इस कंपनी को मालिकों से लहदा करने का यह भी मकसद है कि मालिकों की जो लायबिलिटी है वो कैसी हो जाए? वो लिमिटेड हो जाए, वो महदूद हो जाए, उनका घर बार ना जाए अगर वो बिजनेस डूब भी जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? और अगर ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरह अलहदा ना होती, तो जो इसकी लायबिलिटी होनी थी वही मालिकों की थी, और मालिकों का बेचारों का फिर घर बार जाना था। बात समझ आ रही है? तो कंपनी को मालिकों से लहदा क्यों किया है? सबसे पहली वजह क्या है? ताकि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड। अब उसके बाद मेरे बच्चे, सोल ट्रेडर है कोई बंदा, सामने दुकान है उसकी, अल्लाह माफ करे आज आप आए तो आपको पता चला उसकी डेथ हो गई, तो एक्चुअली उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी दुकान की भी डेथ हो गई।
सोल ट्रेडर में जब मालिक मर जाता है तो कारोबार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कारोबार की लहरा इंसानों वाली हैसियत तो थी नहीं, उसका जो भी था वो कौन था, मालिक था। जब मालिक नहीं रहा तो कारोबार भी बेचारा वो गया साथ, क्योंकि मालिक और कारोबार दोनों लहदा नहीं थे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मालिक के मरने से कारोबार भी गया। सेम वैसे जिन लोगों ने लॉ पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के अंदर भी ऐसे होता है, एक भी पार्टनर मर जाए, छोड़ के चला जाए, छोड़ के भी चला जाए या मर जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है यानी कि पार्टनरशिप खत्म हो जाती है एक दफा। हाँ, जो रिमेनिंग रह जाए वो दोबारा से एक नया एग्रीमेंट करके उस कारोबार को लेकर चल सकते हैं, लेकिन एक दफा खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर हमने क्या कर दिया, इसमें कंपनी के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे बच्चे ये जो पार्टनर हैं, ये मर भी, जो शेयर होल्डर हैं ये मर भी जाए, या इनमें से कोई शेयर होल्डर अपने शेयर किसी और को भेज दे। चलिए इस तरह एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए बी सी ये 3 शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के। मिस्टर ए जा रहा था स्पीड बाइक पे, फिर आपको पता है कि स्पीड बाइक पे जा रहे हैं तो क्या होता है, वही हुआ जो आपके दिमाग में आ रहा है, इसकी डेथ हो गई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमेशा एहतियात किया करो मेरे बच्चों, क्योंकि यही इस तरह के यही उम्रें होती हैं थोड़ा सा जिसमें आप अपने आप में नहीं होते। तो मेरे बच्चे बड़े सुकून से बिल्कुल आखिर पे रखो इसको, जो लास्ट आपका है उसमें देखो, सारी ज़िंदगी हमने भी यही काम की। सिर्फ एक दफ़ा मेरी बाइक लगी गाड़ी को, गाड़ी वाले ने निकल के बाहर मुझसे माजरत की, क्योंकि उसे बिल्कुल चलते चलते अचानक से उसके सामने कोई आया, उसने ब्रेक लगाई और पीछे पीछे मैं भी था, मैं भी फिर उसी में है। तो मेन रोड था, तो उस पर जाहिर बात है कि उसने माजरत की कि भाई वो अचानक बंदा सामने आ गया, तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था, अचानक ब्रेक लगी, मुझे रुकना पड़ा। तो अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी कुछ नहीं हुआ यानी कि इस तरह का, क्योंकि बिल्कुल सुकून से कोई जल्दी नहीं। तो मेरे बच्चे आप बड़े कीमती हो, आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, अपने घर वालों से पूछो, सरकार वाले नहीं महसूस होता एकदम दुख वाली बात तो ये होना नहीं लग रहा है कैसे फारेगी, लेकिन बहर आप लोग बड़े कीमती हो। नहीं मेरे बच्चों, तो ये क्या हुआ, इसकी डेथ होगी। कहता अगर ये मर भी गया तो मेरे बच्चे जिस तरह पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर भी मर जाए तो पार्टनरशिप क्या कर जाती है, डिसॉल्व। यहां पे क्या कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं। अच्छा अज्यूम कर लो ये बेशरम ये तीनों 1 to 5 पे बैठे जा रहे हैं, स्पीड, फिर आपको पता ही क्या हुआ होगा। हाँ, बाइक ठोकी और तीनों की डेथ होगी, अल्लाह माफ करे। अब मुझे बताओ इस कंपनी का क्या बनेगा, रहेगी या चलती रहेगी या खत्म हो जाएगी। भाई जब उसने को कह दिया वो लहदा इंसान है, क्या बाइक पर वो कंपनी भी बैठी हुई थी हैं? जब वो लहदा इंसान है वो अपने काम में लगी हुई है कहीं पे, तो जब ये जो मर्जी करते जाए तो मेरे बच्चे इनके मरने से जीने से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी लहदा इंसान है, इनके मरने से कंपनी नहीं मरेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये भी एक वजह थी कंपनी को मालिकों से लहदा। देखो जहां पे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में मालिकों से लहदा बिजनेस नहीं किया था, उनके मरने से ही क्या हो गया था, वो खत्म हो गया था सिलसिला। लेकिन यहां पे हमने कंपनी को मालिकों से लहदा कर दिया, भाई मरो जियो जो मर्जी करो, ताकि कंपनी अपनी जगह पे। अब कोई बंदा सोच रहा है सर तीनों मर गए तो कंपनी का क्या बनेगा, भैया ये मर भी गए, अच्छा तीनों डायरेक्टर भी थे तो कोई मसला नहीं, डायरेक्टर भी नहीं आ जाएंगे और इनकी जगह पे इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या बन जाएंगे, उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? ले बेटा, हम पढ़ क्या रहे हैं बोला, कंसिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 2:40। ले बेटा, अब नेक्स्ट देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था एक कंपनी को मालिकों से लहदा करने का और मकसद भी है कि ताकि मालिक और जो मैनेजमेंट है ये दोनों लहदा हो। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में मालिक और मैनेजमेंट लहदा नहीं होते, हो ही नहीं सकते। कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो कि आपकी एक दुकान है, सोल ट्रेडर हो आप, आपने उस दुकान पे किसी और बंदे को बैठा दिया है, वो दुकान चला रहा है, आप घर बैठे हैं, लेकिन हो सोल ट्रेडर। तो मेरे बच्चे एक चीज मुझे बताओ, क्या यहां पे जो मालिक है और मैनेजमेंट लहदा होगी? होती नहीं है एक्चुअली। चाहे आप घर बैठे हो, दुकान आप ही चला रहे हैं, वो आपकी ही मैनेजमेंट है। बात समझ आ रही है कि नहीं? और इसी तरह मेरे बच्चे अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, चाहे पार्टनर आप हो, चाहे बिजनेस में मैनेजमेंट में शामिल हो या नहीं, अगर पार्टनर हो
चाहे आप सारे पार्टनर घर बैठे हो, उन्होंने सारी पार्टनरशिप का बिजनेस किसी और के सपोर्ट किया हो, तुम चलाओ, उसके बावजूद कानून कहता है कि मैनेजमेंट और पार्टनर में कोई सेपरेशन नहीं। हम अभी भी यही समझ रहे होंगे, मालिक ही कंपनी को चला रहे हैं, बात समझ आ रही, लेकिन कंपनी में ऐसे नहीं होता, सॉरी पार्टनरशिप को चला रहे हैं, लेकिन कंपनी में ऐसे नहीं होता। कंपनी में वो कहता है कि जब हम कंपनी बना के कोई कारोबार कर रहे हो, तो उसमें जो मालिक होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, ये भी सेपरेट हो जाता है। हम चाहते थे कि मालिक अलहदा हो जाए और मैनेजमेंट अलहदा हो जाए, लेकिन सर अभी तो आपने बोला था अगर मालिक ही डायरेक्टर बन के बैठे हो फिर तो सेपरेशन ना हुई। कानून कहता है उसके बावजूद अगर मालिक ही डायरेक्टर हो, उसके बावजूद मालिक एज ए मालिक शेयर होल्डर रहता है और वो डायरेक्टर अलहदा है। ये तो भी हमने डिस्कस किया था, बात समझ आ रही। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई 3-4 लोग हैं, वही शेयर होल्डर वही डायरेक्टर हैं, तो शेयर होल्डर के फैसले अलहदा करेंगे क्योंकि मालिक अलहदा है, और डायरेक्टर वाले फैसले वो बोर्ड मीटिंग बुला के अलहदा करेंगे, चाहे सेम लोग शेयर होल्डर ही डायरेक्टर हो, उसके बावजूद दोनों में फर्क हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी सिर्फ किसमें है? कंपनी के अंदर। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में इस तरह का मामला नहीं होता। वहां पे आप बिजनेस को मैनेज करो ना करो, किसी और को रख लो, लेकिन मैनेजमेंट और मालिकों में कोई फर्क, अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ जिम्मेदार कौन होंगे? मालिक ही होंगे। वो कहेंगे आप ही मैनेज कर रहे थे। कोई होता ना कि दुकान खोलो, उसमें कोई, जैसा अभी आपने फार्मेसी खोल ली, उसमें कोई इलीगल चीजें बेच रहे हो, एक्सपायर्ड चीजें बेच रहे हो, कोई और बंदा है जो वहां पे रखा हुआ वो बेच रहा है, केस आप पर ही, क्योंकि दोनों में कोई लहदा है ही नहीं मामला। बात समझ आ रही? हम पढ़ क्या रहे वाला कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, कि हमने कंपनी को उसके मालिकों से अलहदा क्यों किया है, ये दोनों सेम ही क्यों नहीं। हमने कंपनी को मालिकों से अलहदा इसलिए कर दिया कि कल अगर मालिकों को कुछ हो भी रहा हो तो कंपनी की सेहत पर कोई असर ना पड़े। हमने कहा कि मालिक जैसे मर्जी मार मुर रहे हो, कंपनी चलती रहे। हमने कहा दूसरा कि मालिक जो है वो चाहते थे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल था अगर कोई एक इंसान अलहदा हो जो कंपनी के मामला को देख, जो बिजनेस को देख रहा हो, और वो हमने कंपनी बना दी, वो खुद इंसान है, वो बिजनेस मैनेज कर रहा है, इनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी मालिकों की? वो लिमिटेड हो जाएगी। फिर हमने कहा कि जो मालिक हैं हम चाहते हैं मैनेजमेंट से अलहदा हो जाए, तो हमने कहा कि वो तभी पॉसिबल है जब कंपनी एक अलहदा इंसान हो, उसको मैनेज करने के लिए अलहदा इंसान को आने कीजिए डायरेक्टर, और मालिक अलहदा हो। यानी कि 7 अल्फाज में पास इतनी बात याद रखिएगा, कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया है। आपने 3 बातें बतानी, एक तो हम चाहते हैं कि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, वो तभी पॉसिबल था। दूसरा हम चाहते थे कि अगर मालिकों को कुछ हो भी जाए, जैसे मर्जी बदल रहे हो, कंपनी चलती रहे, इस वजह से कंपनी को मालिकों से अलहदा किया। और तीसरे नंबर पे हम चाहते थे कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट में, ऑनरशिप और मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट अलहदा हो जाए, ऑनरशिप अलहदा हो जाए। नहीं ना समझाए? ये जब आप फर्म में जाएंगे ना, अगर कोई थोड़ा सा वहाँ पे कॉर्पोरेट का बंदा बैठा हुआ, अगर आप कॉर्पोरेट में चले गए तो फिर तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो सवाल होंगे वो कंपनी लॉ में से ही होंगे, क्योंकि उनका प्रैक्टिस है, उनका काम है ये कॉर्पोरेट लॉ का। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग कॉर्पोरेट में नहीं जाएंगे, कहता है इंशाल्लाह। कॉर्पोरेट मेरे बच्चे ये सारा जो भी पढ़ रहे हो ना, ये सारा प्रैक्टिकल है वहाँ। सारा दिन आप एससीसीटी के दफ्तर, रजिस्ट्रार के दफ्तर, कम लोगों की कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रहे होंगे, उनके मेमोरेंडम आर्टिकल, ये सारा कुछ, नाम कभी बदल रहे हो, कभी उनके मीटिंग्स के मामला देख रहे हो, जितना लॉ पढ़ रहे हो वो सारा हकीकत में शेयर इशू हो रहा है तो उसके शेयर इशूएंस के मामला देख रहे हो। बड़ा अच्छी लर्निंग है उसके अंदर। ये ना कहें कि लोग अच्छा खासा टैक्स की तरह वहां पर भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। बेटा कहता है कि सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ए कंपनी हैज सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस। हमने कंपनी को सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी क्यों बोला, यानी कि कंपनी को मालिकों से अलहदा पर्सनैलिटी क्यों बोला, कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया, इसके कहता है कई वजह है, कई कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो हम चाहते थे मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो जाए? लिमिटेड। कंपनी, अच्छा एक और याद रखना, कंपनी की खुद की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। कंपनी खुद एक इंसान है, वो अपने कारोबार के लिहाज से सोल ट्रेडर होती है, याद रखना। इसकी खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी लिमिटेड किसकी होती है? अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी की निशानी क्या होती है भला? आपको अपना सारा कुछ बेचना पड़ेगा, यही निशानी है ना। और कंपनी जब अपनी लायबिलिटीज पे करती है, अगर वो बैंक बैलेंस से और जो गले में पड़े हुए पैसे उससे अगर वो लायबिलिटी पूरी ना हो तो उसको क्या करना पड़ता है? अपने सारे असर बेचने पड़ते हैं। इसका मतलब, और जब तक मान लो कि सारा कुछ बेच बचा के जब खाली हो जाए तो फिर वो कहेंगे भाई चिपेड़ा ही नहीं, वो मार लिया। वो कहेगा लेकिन तू तो नजर ही नहीं आ रही, और कहेंगे मैं पुट्टू, नजर भी नहीं आती। लेकिन ये रौला यहाँ पे, फिर हम उसको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, ये फांसी की सजा। कंपनी नजर आती अच्छा हमारे मुल्क में माशाल्लाह अदालतें आपको पता है जैसी भी, एक दफा एक कंपनी को ना उन्होंने कैद की सजा सुना दी। अब सारे कह रहे हैं शौरी साहब जय साहब ताड़ी मेहरबानी, हम दसो बंद बंद क्यों कर रहे हैं? कहना कंपनी में बंद करो तो इतने साल से। वो कहते जय साहब ताड़ी मेहरबानी, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं। कहना ये लिखा होता ना ये फलाना वर्सेस फलाना,
मैं तो ऐसे बंदा ही है कोई, तो माशाल्लाह इस तरह के हालात होते हैं। वो कहते हैं कंपनी को भी इस तरह का, उसको खैर कंपनी को कैद हो सकती, इसलिए कंपनी को जो सजा, या देखो या तो फाइन होगा या फांसी की सजा, डिसॉल्व। कहता है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल किसके पास चला जाएगा कंपनी का, डायरेक्टर्स के पास, और मालिक क्या हो जाएंगे, अलग। यानी कि हम चाहते थे कि कंट्रोल और ऑनरशिप ये भी दोनों अलग। कंट्रोल का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वही बात है एक बात। यानी कि हम चाहते हैं मेंबर और डायरेक्टर में फर्क हो जाए, चाहे मेंबर ही डायरेक्टर बन जाए, लेकिन मेंबर मेंबर हो, डायरेक्टर डायरेक्टर। कहता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। कहता है हम ये भी चाहते थे कंपनी को मालिकों से लेना, इसलिए भी किया था कि कल अगर ये लोग मान लो कि अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दें, या ये लोग मर जाएं या कुछ और मामला हो जाए, इनकी जो ओनरशिप है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कंपनी अपनी जगह पे चलती रहे। यानी कि ये ना हो तो कोई और हो, लेकिन कंपनी यही हो, मालिक ये ना हो तो चाहे कोई और हो, लेकिन कंपनी यही हो। इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन कर दिया इसके, कि इसमें ऑनरशिप क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। और जब ट्रांसफर हो रही होगी, कैसे हो रही होगी, जाहिर बात है वो भी हम देख लें कि मर गए तो फिर शेयर, जाहिर बात ये तो आपको पता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाते हैं, और अगर ये शेयर सेल कर दें तो खरीदार है उसके पास चले जाएंगे। अच्छा चले यहीं भी बताएं ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर हो सकती है। मिस्टर ए 4 तरीके से अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मर गया है तो किसके पास चले जाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये इंसॉल्वेंट हो गया है, बताएंगे आगे जाके इंसॉल्वेंट भी क्या होता है। वैसे थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जब कोई बंदा दिवालिया हो जाए, उस दिवालिया बंदे की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो एक ऑफिशियल साइनी के पास चली जाती है। सारा समझाएंगे जब वो आएगा टॉपिक। तो ऑफिशियल साइनी क्या करता है, इस चलो मान लो मैं फिलहाल ये कहता हूँ, इस मिस्टर ए के पास इस कंपनी के 1000 शेयर थे, ये इंसॉल्वेंट हो गए। जब ये इंसॉल्वेंट हुआ होगा ना, इसके जो 1000 शेयर हैं वो कोर्ट के पास चले जाएंगे। अभी इतना इस तरह देख लो, और कोर्ट क्या करेगा, जिन्होंने इनसे पैसे लेने थे इस मिस्टर ए से, उनको उठा के ये शेयर दे देंगे कि भैया आपने इससे पैसे लेने हैं ना, इसके पास ये है, ये शेयर मिले हैं, यही रख लो बस और सब्र करो। तो इसका मतलब अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया तो जिसके पास भी ये शेयर जिसको भी अलॉट होंगे वो बंदा क्या बन जाएगा, वो बंदा उसका वो बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। अगर मान लो कि ये बंदा क्या करे, अपने शेयर सेल कर दे, जो बायर होगा वो क्या बन जाएगा, वो मेंबर बन जाएगा। या ये बंदा अपने जो शेयर्स हैं वो किसी को गिफ्ट कर दे तो डोनी, वो क्या बन जाएगा, वो मेंबर बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। जो गिफ्ट देता है उसको डोनर कहते हैं, जिसको गिफ्ट मिलता है उसको डोनी कहते हैं। तो आज तक अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया तो उसको ओए डोनी, कैसा तो उसको बुलाना, उसको समझ को नहीं आनी वैसे डोनी किसको बोलते हैं। तो कहना तुझे नहीं पता चला, अरे मैंने तुझे गिफ्ट दिया था, तूने एक्सेप्ट किया, मैं डोनर और तू डोनी है। तो क्या तू भाई अपना गिफ्ट ले रहा है लेकिन आप नाम ही वापस ले रहा है। मेरा नाम तो लोग अल्लाह माफ करे डॉगी शॉगी तो रख दें। अभी आपने क्या पढ़ा बोला, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। अच्छा कॉन्सिक्वेंसेज के अलावा इसका और नाम भी हो सकता है, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। और सेपरेट इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या था, हमने कंपनी को मालिकों से अलग क्यों किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कंपनी बनाई क्यों है, नहीं नहीं, हम पूरी कंपनी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी को मालिकों से अलग क्यों किया है, और किस वजह से किया है। सर 3 वजह थी उसके पीछे। हम चाहते थे मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, इस कंपनी में क्या आ जाए, परपेचुअल सक्सेशन आ जाए, यानी कि ये मालिक ना आने तो कोई और आ जाए इनकी जगह पे। और तीसरे नंबर पे हम मेंबर्स और जो डायरेक्टर्स इन दोनों को अलग अलग करना चाह रहे थे। ये तभी पॉसिबल था अगर कंपनी अलग करते। ले मेरे बच्चों, फायदे में भी आ जाता। आज के लिए इतना ही काफी है। और जिन लोगों के पास किताबें नहीं है मेरे बच्चों, फिर रिक्वेस्ट करो कि किताबें ले लो। देखो आप लोग पहले ही एक इंतहाई फास्ट माहौल में आए और इतने स्लो चल रहे हैं। किताब भी माशाल्लाह तरस तरस के ले रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप सोच रहे हो कि पता नहीं पढ़ना है कि नहीं। ऐसे ही है ना, अभी भी दें या ना दें। नहीं ऐसा करता हूँ, अच्छी तैयारी करके ना जाके मार्च 2026 में दूंगा, अच्छी तैयारी करके। ये बेशर्म होते हैं, यकीन कर। भाई सीए में अच्छी बुरी तैयारी होती ही नहीं है। इसमें सिर्फ तैयारी होती है, चाहे महीने में कर लो चाहे 10 महीनों में कर लो। और जो बच्चे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे में जो वो लॉन्ग ट्रैक बैच पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं हॉस्टलों हॉस्टलों में इधर उधर आपको मिल जाएंगे, वो बड़ी देर के लगे होंगे, 8-9 महीनों के लिए बेचारे जो तरसा तरसा के पढ़ाते हैं। आज इतना का पढ़ा दिया, बाकी सारा मोटिवेशनल लेक्चर। कहते पाजी मोटिवेशनल लेक्चर सब्जेक्ट थोड़ी पास हम है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये बच्चे पास ही मोटिवेशनल लेक्चर से होंगे।
है। मैं ये नहीं कह रहा, किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना लंबा पढ़ाने का क्या फायदा जब वही सब्जेक्ट 1.5 महीने में हो सके, तो उस पर 8-9 महीने क्यों लगाए जा रहे हैं? बाबू भैया, अब पैसे का कमाल है? क्योंकि वो बच्चे अगर उस वक्त ना उनको फंसाते हैं तो बाद में शायद उनके रूममेट कोई और कॉलेज सजेस्ट कर देते, वो कहीं और निकल जाते। तो पकड़ो इनको, लॉन्ग ट्रैक बैच में बैठा दो और पढ़ाते। खैर अगली दफा हम भी लॉन्ग बैच ट्रैक जो भी है ये अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह।